हैं और अब इंश्योरेंस की बात करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की बात हो रही है ख़ास कम्युनिटीज़ की। सेम सेक्स मैरिज और इसके अलावा जो लिव इन में रहते हैं और LGBTQ+ कम्युनिटी की बात हो रही है, जिनके लिए सुरक्षा कवच किस तरह से मौजूद है फ़िलहाल। लाइफ इंश्योरेंस के तहत ही कवरेज की बात करें या हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की तहत बात करें, किस तरह से अब इंडस्ट्री जो है इन कम्युनिटीज़ का संज्ञान ले रही है और इनके सुरक्षा के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, क्या क्या बदलाव कर रही है या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में। पूरे मामले को समझते हैं। सज्जा प्रवीण चौधरी, हेड ऑफ बिजनेस पॉलिसी बाजार.com हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जा, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तीन तरह की कम्युनिटीज़ की बात हो रही हैं, तीन तो नहीं वैसे, LGBTQ+ और सेम सेक्स मैरिजेस और साथ ही लिव इन और ट्रांसजेंडर्स की भी यहाँ पर बात हो रही है। स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ जिनको लेकर अब थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री ने इनको एक्नॉलेज करना शुरू किया है और इनकी भी इंश्योरेंस नीड्स को जो है अपने प्रोडक्ट्स में शामिल करना शुरू किया है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इनकी जो लाइफ प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, किस तहत इनको ये प्रोटेक्शन मिल रही है। क्या कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इनके लिए लॉन्च कर रही हैं? बिकॉज जहाँ तक लाइफ इंश्योरेंस की बात है सज्जा, और जिस तरह का ये प्रोडक्ट है, मुझे लगता नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। हाँ, प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है, बल्कि बट उसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर है इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन शायद होता नहीं होगा। क्या कहेंगे? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेसिकली बेसिक कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे प्रीमियम चेंज होता है। जैसे कि जेंडर एक है जिसके बेस पे मेल का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली फीमेल से। एंड सिमिलरली स्मोकिंग या नॉन स्मोकिंग, उस तरह के बेसिस पे आपको लाइफ इंश्योरेंस कितना कवर मिल सकता है और कौन सा रेट पे मिल सकता है वो डिसाइड होता है। तो अब आते हैं बात की LGBTQ की बात आती है कि इसमें आप अगर देखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक बंदा या बंदी है और एक इंडिविजुअल है जिनके लिए कवर मिलने वाली है। तो इसमें अलग तरीके का रिस्क कुछ अभी इस वक्त तो देखा नहीं जा रहा है। तो एज यूजुअल उनको भी जो नॉर्मल बंदों को या जिसको भी लाइफ इंश्योरेंस बाहर मिलता है उसी तरह से ये भी लोग लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यही है कि सिस्टमिकली को थोड़ा डिफरेंस ये आया कि पहले ऑब्वियसली सेम सेक्स पार्टनर को एज अ नॉमिनी या स्पाउस वो एलो करने के लिए सिस्टम नहीं बिल्ड किया गया है, जिसको चेंज किया गया था। या थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज करने का तरीका नहीं था, वो किया गया था। इस तरह के चेंजेस हुए हैं, पर लेकिन पॉलिसी या जो प्रोडक्ट है एट द एंड ऑफ द डे ब्रॉडली सिमिलर है, सेम स्ट्रक्चर है और उसी गाइडलाइंस के हिसाब से सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है। ऑलराइट, साथ ही मुझे ये जानना है सजा आपसे, कुछ कॉर्पोरेट्स भी हैं जो अब इन कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन कवर दे रहे हैं। मुझे बताइए किस तरह के प्रोटेक्शन कवर की यहाँ पर बात हो रही है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात हो रही है या हम यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात कर रहे हैं, जो कंपनी स्पेसिफिक जो ग्रुप पॉलिसीज़ होती हैं। जनरली कंपनी स्पेसिफिक जो ग्रुप पॉलिसी की बात करते हैं वहां तक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती है, जिसमें एक कवर के नाम पे LGBTQ कवर कहा जाता है आज के दिन में, जो उसके साथ ऐड किया जाता है। तो LGBTQ कवर कुछ अलग नहीं है, वो सिर्फ बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है जिस तरीके से बाकी एम्प्लॉयज कवर करता है। हाँ, पर लेकिन एक चीज ये है कि इसके अंदर सेम सेक्स पार्टनर को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ स्पाउस और एज अ अदर मेंबर। बिकॉज जैसे कि आज के दिन में एक कंपनी कवर करती है एम्प्लॉई प्लस स्पाउस प्लस अपने बच्चों को या पेरेंट्स को। अगर उसमें पहले ये होता था कि स्पाउस को सेम सेक्स का पार्टनर होता तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है। जैसे कि अगर LGBTQ कवर अवेलेबल है या मतलब ऐड किया गया है तो उसमें वो भी रिकॉग्नाइज होता है। या सिमिलरली अगर लिव इन पार्टनर है वो वाले कवर्स भी इसके साथ अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, ये आज के दिन में बेसिकली वो ही कवर देता है जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए चाहिए, जैसे बाकी एम्प्लॉयज कवर होता है या उनके फैमिली मेंबर्स कवर होता है। पर लेकिन उसके अलावा एक और सर्जरी या प्रोसीजर है जैसे किया जाता है कि जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी या उस तरह के सर्जरीज, जिसमें एक प्रोसेस होता है जो कंसल्टेशन प्लस टेस्ट प्लस फाइनली सर्जरी का, उस वाले को इसके अंदर कवर नहीं किया जाता बिकॉज वो वैसे ही एक्सक्लूडेड होता है और वो नॉर्मली रिस्क नहीं, वो एज अ एक एक्सीडेंटल रिस्क नहीं है। वो बेसिकली समन कोई अगर उसके थ्रू करवाना चाह रहा है एंड जाके हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उसके बाद वो होता है। तो अगर कुछ कंपनीज उसको भी कवर करना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये टेलर मेड है और इसको कस्टमाइज किया जा सकता है, तो कुछ कॉर्पोरेट्स वो भी अलग से ले सकते हैं कंपनीज से, जहाँ पे ये जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरीज वगैरह भी कवर हो सकते हैं। पर लेकिन ये बहुत कम लोग लेते हैं आज के दिन जमाने में, बिकॉज बहुत सारा ये इतना वाइड
स्प्रेड नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सज्जा, ये तो हमने कॉर्पोरेट कवर्स की बात की है जो कि मेजरली हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे कदम उठाए हैं इन कम्युनिटीज़ को अपनी पॉलिसीज़ में कवर करने के लिए। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस या कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने जो है अपने फ्लोटर प्रोडक्ट्स में जो फैमिली की डेफिनेशंस है उसमें कुछ बदलाव किए हैं। कुछ कंपनियों ने जो है मोटर फ्लोटर जैसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। तो हालांकि बहुत धीमी शुरुआत है और मेरे ख्याल से बस कुछ ही कदम अभी रखे गए हैं। आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि ये दायरा और बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा समय में जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां प्रोडक्ट प्रोवाइड कर भी रही हैं फ्लोटर के फॉर्म में ही तहत अगर प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से आपको बेटर सुरक्षा कवच देते हैं, जो कि आप शायद एक एम्प्लॉयर के जरिए से कवर्ड है, वो भी काफ़ी लिमिटेड कवरेज होता है। तो ऐसे में क्या इस तरह के जो फ्लोटर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सोचने चाहिए, आपको खरीदने चाहिए? क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे? देखिए, बेसिक जो फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जिसमें आप और आपका फैमिली कवर्ड होते हैं, उसमें जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस साइड बताया गया था, पहले सेम सेक्स का पार्टनर रिकॉग्नाइज नहीं होता था, यानी तो वो जेंडर का इश्यू होता था जब आपको सिलेक्ट करना होता था। इस तरह की चीजें चेंज किया गया है, और जो इस कम्युनिटी का हो या नहीं तो थर्ड जेंडर का हो, वो नॉर्मल जिस तरह से कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं उसी तरह से अपना फैमिली के लिए खरीद सकते हैं आज के दिन में। पर लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच यही है कि जब आप अपने स्पाउस डिक्लेयर करते हो वो ऑफिशियल होता है, और आज के ज़माने में जो देखा जा रहा है, मतलब बहुत सारे इस कम्युनिटी में या जैसे बोल रहे हैं कि मतलब वो ऑफिशियली मैरिड ना हो, फिर वहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि आप स्पाउस की तरह डिक्लेयर नहीं कर पाते हो। उसके अलावा बाकी सब कुछ कवरेज या उस वाले चीज में या कोई इश्यू नहीं है। सज्जा, ये बताएं कि अब जब स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाते हैं, भले ही फ्लोटर फॉर्म में खरीद रहे हो या मोटर की फ्लोटर पॉलिसीज खरीद रहे हो, तो इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ जो उनको अपने तरफ से जानकारियां देनी होती हैं, उनमें क्या कुछ बदलाव है या क्या कुछ एडिशन में है? क्या प्रीमियम भी उनको बढ़कर चुकाना पड़ेगा? क्या उनके लिए महंगा होगा इस तरह की पॉलिसीज को खरीदना? क्या कोई फ़र्क है? मैं बेसिकली डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर जानना चाह रही हूँ। आज के ज़माने में मैंने जैसे पहले कहा था, जो वो चाहे हेल्थ का फ्लोटर पॉलिसी हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसमें ऐसे कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन वही किया जा रहा है जो जनरली बाकी लोगों से लिया जाता है, या जो प्रपोज़ल फॉर्म भराया जाता है, वो भी इन्हीं लोगों से भी वही भराया जाता है जो बाकी लोगों से भरवाया जाता है। इनका कोई अधिक दिक्कत या मतलब अलग से कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। आपने जो बीच में मोटर मोटर फ्लोटर या बाकी बात की, तो मोटर में तो जेंडर वगैरह से आज में कोई फ़र्क नहीं आता है प्राइसिंग में। तो उस वाले में तो बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल ही मतलब कोई इसका लेना-देना है ही नहीं। और हेल्थ और टर्म या लाइफ इंश्योरेंस में जैसे बताया था कि मतलब कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो नहीं है। वो सिमिलर है, और जिस तरीके से नॉर्मल कस्टमर को किया जा रहा है उसी तरीके से एनी ए कम्युनिटी कस्टमर भी उसको सबमिट करना है, और इसी के थ्रू बाकी अंडरराइटिंग होके प्रोसेस होता है पॉलिसी। सज्जा, एक अहम चीज़ जो सब जगह सुनने में आ रही है और देखने में आ रही है, अंडरराइटिंग ट्रांसजेंडर्स को लेकर शायद अलग अलग हो सकती है कुछ कंपनियों की। क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो किन किन बातों को वो ध्यान में रखेंगे? लाइफ और हेल्थ दोनों की मैं बात कर रही हूँ। लाइफ में शायद वो जो शख्स लेना चाहते हैं उनकी मेडिकल और फाइनेंशियल हिस्ट्री शायद वो देखना चाहेंगे। क्या इस तरह के कुछ अंडरराइटिंग में मेन पॉइंट्स हैं जिन पर खास तौर से फोकस करती हैं इंश्योरेंस कंपनियाँ? देखिए, अंडरराइटिंग अभी तो इस वक्त तो मतलब ब्रॉडली सिमिलर है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब वो कुछ अलग अलग किया जा रहा है जो भी है। पर लेकिन जैसे अंडरराइटिंग की बात करें तो ये जो ग्रुप हेल्थ में हम अभी कुछ एड ऑन्स या कवरेजेस की बात कर रहे हैं। आज के दिन में फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल जैसे अब मैंने बताया था एलजीबीटीक्यू कवर के नाम पे जो हॉस्पिटलाइजेशन दिया जाता है उसका प्रीमियम सिमिलर होता है। ब्रॉडली उसके लिए कोई अलग नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक इंडिविजुअल है और दूसरी तरफ भी एक इंडिविजुअल ही है। पर लेकिन जैसे मैंने बताया था कि एक जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी वगैरह इस तरह की चीजें जो होते हैं, जिसमें आज के ज़माने में आज के दिन में डेटा नहीं है इतना ज़्यादा, बिकॉज़ इन द पास्ट उस तरह का रिस्क कभी देखा नहीं गया था, या उसका आगे जाके उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है वो देखा नहीं गया था। तो उसको प्राइस करने में थोड़ा ऑब्वियसली मतलब दिक्कत हो सकती है, और जब आप एक कस्टमाइज्ड पॉलिसी लेते हो, टेलर मेड पॉलिसी लेते हो कंपनी की तरफ से, उसमें शायद उसका प्राइसिंग थोड़ा अलग हो सकता है। पर लेकिन आने वाले टाइम में शायद जैसे डेटा डेवलप होगा उसके हिसाब से अगर अगर उसके हिसाब से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है, वो रेगुलर तरीके से प्राइस किया जाएगा। अगर उसके हिसाब से कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बढ़ते जाएंगे, तो शायद उसका प्राइसिंग चेंज हो सकता है, या उसका रिस्क एपेटाइट इंश्योरेंस कंपनी के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से थोड़ा अलग अलग उस पे अंडरराइटिंग या उसका अलग रूल्स हो सकते हैं।
ऑलराइट सज्जा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से LGBTQ+ सेम सेक्स और लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उनके लिए कैसे आपको बीमा के तहत सुरक्षा कवच मिलता है इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए धन्यवाद।